नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम बायोटेक्नोलॉजी का अगला टॉपिक शुरू करेंगे। हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का टूल्स और प्रोसेस और उसका बायो रिएक्टर्स यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों पढ़ लिए। अब इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। पहले हम देखेंगे कि मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कैसे हम यूज करते हैं, क्योंकि मेन पर्पज हमारा यही है। जो बायोटेक्नोलॉजी था, जो हमने इतने अप स्ट्रीम पे चेंजेस किए, रिसर्च किए, उसका मेन पर्पज यह था कि ह्यूमन सोसाइटी को, ह्यूमन को, हम लोगों को कुछ उसका बेनिफिट मिले। और वो हम अप्लाई करते हैं कहाँ? मेडिसिन के क्षेत्र में। सबसे पहले तो मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि इसका जो है कैसे यूज होता है। तो एप्लीकेशन इन मेडिसिन में हम लोग देखें एप्लीकेशन मेडिसिन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हेल्प्स फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग्स, products from non-human sources cause unwanted immunological responses, but the recombinant the therapeutics does not have such problems। देखिए, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, ड्रग्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग उसको रिसोर्स करते हैं, प्राप्त करते हैं, जिससे जो हमारे सोसाइटी में या ह्यूमन के अंदर जो असाध्य बीमारियां हैं, जो जेनेटिकली भी, विशेष करके जो जेनेटिक बीमारियां, हेरिडिटिक बीमारियां हैं, उनका हम लोग क्योर करते हैं इस माध्यम से। बहुत सारे ड्रग्स, बहुत सारे एंटीबॉडीज, बहुत सारे एंजाइम्स इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम लोग प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं कि कैसे, क्या इसका उपयोग है। देखिए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा एंजाइम्स है या प्रोटीन्स है जो हमारे शरीर की पैंक्रियाज बनाती है। पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं, जिसको हम लोग आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। ये बीटा सेल्स इंसुलिन का निर्माण करती हैं। ये इंसुलिन ब्लड स्ट्रीम में आता है, ग्लूकोज के लेवल को ये रेगुलेट करता है। जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में है उसको ये मेंटेन रखता है। अगर इस इंसुलिन की कमी हो जाए तो डायबिटिक्स बीमारी होती है। ये जेनेटिकल बीमारी है, ये जीन्स बीमारी है। जब कोई जीन्स म्यूटेट हो जाता है, जिसका काम है वो अपना काम नहीं करता है। जीन्स का क्या काम है? डीएनए पे जीन्स है, और जीन्स जो है ट्रांसक्रिप्शन करके प्रोटीन बनाते हैं। वो प्रोटीन एंजाइम के रूप में, प्रोटीन के रूप में शरीर में कोई न कोई काम करती है। और बहुत सारे जीन हमारे डीएनए पे हैं, वो बहुत सारे वर्क कर रहे हैं और सबका इंपॉर्टेंट रोल है। उसी में एक जीन ऐसा है जो पैंक्रियाज में, बीटा सेल्स में है, वो इंसुलिन का निर्माण करता है। अगर वो म्यूटेट हो गया इंसुलिन बनाने वाला जीन्स, या उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ गए, कोई अल्ट्रेशन आ गया, तो इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा। जब बंद होगा या प्रभावित होगा तो इंसुलिन का लेवल हमारे तो कम हो जाएगा हमारे ब्लड में। रीजन क्या होगा इसका? कि डायबिटीज की बीमारी होगी, क्योंकि ये ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। इस तरह की बीमारी को हम लोग डायबिटिक्स मेलिटस कहते हैं। दो तरह की बीमारी होती है, डायबिटिक्स मेलिटस जिसमें ब्लड का शुगर हाई हो जाता है, और दूसरा होता है डायबिटिस इंसिपिडस। वो दूसरी बीमारी है, वो डायूरेटिक होती है। उसमें बार बार उसमें वाटर का मेटाबॉलिज्म शरीर में डिस्टर्ब होता है, जिससे बार बार आदमी को यूरिनेशन होता है। ये दो तरह से डायबिटिक्स मेलिटस और डायबिटिस इंसिपिडस दो बीमारियां होती है। मेलिटस में
ये ब्लड ग्लूकोज से रिलेटेड है, शुगर से रिलेटेड है, वो वाटर से रिलेटेड है। उसमें बार बार आदमी को पेशाब लगती है, इसमें ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। तो इस तरह की बीमारी इंसुलिन के न होने से हो जाती है। हम इंसुलिन का अगर जरा सा स्ट्रक्चर देखेंगे, देखिए इंसुलिन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है। 51 एमिनो एसिड्स इंसुलिन में होते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ये जो है वो जो बनता है तो प्रो इंसुलिन के रूप में बनता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन का जब निर्माण होगा तो ये प्रो इंसुलिन होगा, इसकी प्रोसेसिंग होगी तब इंसुलिन होगा। यानी जिस तरह से हम लोगों ने इमेच्योर मैसेंजर आरएनए पढ़े थे, फॉर्मेशन होता है, उसकी प्रोसेसिंग होकर के तब मेच्योर होता है, उसी तरह से इंसुलिन का फॉर्मेशन जब होता है बॉडी में सेल के अंदर तो वो इमेच्योर रहता है। इसको प्रो इंसुलिन कहते हैं। ये प्रोसेसिंग होके इंसुलिन होगी, वो इंसुलिन हमारे ब्लड में आएगी, वो काम करती है। तो जो प्रोडक्शन होगा सेल लेवल पे उसको हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है हम लोग देखेंगे कि देखिए ये एक लंबी सी पेप्टाइड की चेन है, इसको कहेंगे सी पेप्टाइड चेन। एक दूसरी है इसको ए कहेंगे और एक तीसरी चेन है जिसको बी कहेंगे। ये तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ है, सी, ए और बी। ध्यान से समझिएगा इसको। ये इस समय सी जो पेप्टाइड चेन है सबसे लंबी है और डाई सल्फाइड बॉन्ड से ये बंधे हुए हैं। देखिए डाई सल्फाइड बॉन्ड से ये आपस में बॉन्डेड है, बंधे हुए हैं। ये हमारा प्रो इंसुलिन है। पॉलीपेप्टाइड चेन लंबी सी चेन है, इसको सी चेन कहेंगे पॉलीपेप्टाइड का। एक दूसरी चेन है छोटी है, वो ए चेन कहेंगे। एक तीसरी है उसको बी चेन कहेंगे। ये पॉलीपेप्टाइड की तीन चेन है और आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से बंधी हुई है। ये हमारा प्रो इंसुलिन है। जब ये प्रोसेसिंग इसकी होगी, प्रोसेस में आएगा तो ये सी का जो पेप्टाइड चेन है ये अलग होगी। सी पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाएगी। ये बचेगा कौन सा? ए पॉलीपेप्टाइड चेन देखिए और बी डाइसल्फाइड बॉन्ड से बंधे हुए हैं। ये हमारा इंसुलिन हो गया। सी पॉलीपेप्टाइड चेन जब अलग हो जाएगी, केवल दो चेन रहेंगी ए और बी, डाइसल्फाइड बॉन्ड से बंधी रहेंगी। दिस इज इंसुलिन। ये प्रोसेसिंग होगी इसकी, ये हमारा। और ये जो फ्री है, ये सी वाला जो पेप्टाइड चेन है ये फ्री हो जाएगा प्रोसेसिंग में। इसमें यह भी ध्यान देने की जरूरत है 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। जो इंसुलिन होता है उसको 51 अमीनो एसिड होते हैं। जो हमारा ए पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें 21 होते हैं और बी में 30 होते हैं। ये 30 अमीनो एसिड से बना होता है, 21 अमीनो एसिड बना होता है। दोनों इंसुलिन, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन 51 अमीनो एसिड से बने होते हैं। ये प्रोटीन है। ये हमारा इंसुलिन है। प्रो इंसुलिन के रूप में, फिर इंसुलिन के रूप में बनेगा। अब इसका हम बायोटेक्नोलॉजी में कैसे प्रयोग करेंगे? जब हमारी बॉडी की सेल्स, पैंक्रियाज के सेल्स के अंदर इंसुलिन नहीं बन पा रहा, अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंसुलिन कैसे बनाएं? अब उसको हम आर्टिफिशियल रूप से कैसे इंसुलिन बनेगी देखिए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था टूल्स का उपयोग यहां भी करेंगे, फिर प्रोसेसिंग करेंगे उसी तरह से जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने किया था। अब इसमें क्या करेंगे? इसकी प्रोसेसिंग करना क्या है? एक ह्यूमन सेल लेंगे जहां पे बीटा सेल्स इंसुलिन बना रही है, क्योंकि ऐसा पेशेंट जो है जिसके लीवर की, पैंक्रियाज की सेल बीटा सेल्स आइसोलेट लेकर है, इंसुलिन बनाना नहीं बना पा रहे हैं, डिफेक्टिव हो गई, म्यूटेट हो गया है। अब हमको उसको ट्रांसप्लांट करना है, यानी वहां पे उस जीन को ट्रांसप्लांट करना है जिससे वहां पे इंसुलिन बनना शुरू हो जाए। अब इसको कैसे करेंगे देखिए। पहला, ह्यूमन के सेल से हम ऐसे ह्यूमन जहां पे इंसुलिन बन रही है उसके सेल को आइसोलेट करेंगे और उस सेल को आइसोलेट पहले करने के बाद फिर वहां के डीएनए को, ह्यूमन डीएनए को आइसोलेट करेंगे। देखिए किससे? विद हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्ट एंजाइम
क्लीवेज जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमने किया था, यानी ह्यूमन के सेल, लीवर के, पैंक्रियाज के सेल से हम सेल निकालेंगे, सेल से डीएनए निकालेंगे और फिर डीएनए को प्रोसेसिंग के माध्यम से उस जीन को अलग करेंगे जो इंसुलिन बना रहा है। अब देखिए इंसुलिन के जीन हमने ये अलग कर लिया। ये सारे प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ लिया है। टूल्स और प्रोसेस में सारे उसी प्रोसेस का उपयोग करते हुए ह्यूमन के सेल से डीएनए बाहर किए और डीएनए से हमने उस जीन को अलग कर लिया जो इंसुलिन बना रहा है। उसी तरह से अब हमें वेक्टर की जरूरत होगी। वेक्टर के लिए हमें वही बैक्टीरिया प्लाज्मिड्स हमने निकाला यहां से। देखिए ये बैक्टीरिया सेल है, यहां से प्लाज्मिड निकला। अब इस प्लाज्मिड को हमने क्या किया, क्लीवेज किया, इसको भी हम काटेंगे अब, और इस इंसुलिन वाले जीन्स को प्लाज्मिड के वेक्टर्स में हम ट्रांसप्लांट करेंगे। सेम प्रोसेस वैसे चल रहा है। देखिए अब यहां पे ट्रांसप्लांट हो गया, यहां रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। डीएनए लिगेज एंजाइम के माध्यम से ह्यूमन जीन को प्लाज्मिड में हमने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। अब ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, एक ह्यूमन का डीएनए इंसुलिन का, और दूसरा जो है बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में, ये दोनों ट्रांसप्लांट हो गए। अब इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे, फिर से ई कोलाई बैक्टीरिया में इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस हम लोगों ने डीएनए के प्रोसेस में पढ़ लिया है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में, होस्ट सेल में इसको हम डालेंगे। जब होस्ट सेल में, ये बैक्टीरिया के सेल में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाएगा, तब यहां प्रोसेसिंग होगी, रिप्लिकेशन होगा, प्लाज्मिड्स का रिप्लिकेशन होगा। चूंकि प्लाज्मिड भी एक एक्स्ट्रा कोमल डीएनए है, इसका जब रिप्लिकेशन होगा और सेल का डिवीजन भी होगा तो सेल भी डिवाइड होगी। देखिए यहां सेल डिवाइड हो रही है, एक सेल से कई सेल बन गई है। अब यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। क्योंकि ह्यूमन का जीन इंसुलिन का इसमें है, तो यहां पे अब प्रो इंसुलिन भी बन रही है। ये हमने लैब में कर लिया, ये अपस्ट्रीम वर्क हो गया। ये अमेरिका की एक कंपनी थी, उसका नाम था इली लिली। सबसे पहले इसने ही 1983 में प्रो इंसुलिन को बनाया था। अब वैज्ञानिकों के सामने समस्या ये आ गई कि प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कैसे बदला जाए, क्योंकि इंसुलिन हमारे बॉडी में उपयोग करती है, इसकी प्रोसेसिंग कैसे किया जाए। प्रो इंसुलिन तो हमने बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से बना लिया। अब इसकी प्रोसेसिंग उन्होंने किया, इसको आर्टिफिशियल रूप से, केमिकली रूप से प्रोसेसिंग करते हैं। जो उसका सी बांड है उसको अलग कर देंगे, ए और बी बांड जब रह जाएगा तो ये हमारा इंसुलिन हो जाएगा। ये इसको बाहर प्रोसेसिंग करते हैं। एक बार फिर से इसको देख लें आप, ह्यूमन सेल से हमने जीन को निकाला, कौन सा जीन है, इंसुलिन का जीन को ट्रेस करके। उसी तरह से वेक्टर, बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाला, वेक्टर का काम करेगा। दोनों को हमने लिगेज और स्टैटिक एंजाइम से काट करके रिकॉम्बिनेंट बनाया, उसमें जोड़ दिया। फिर इसको सेल के अंदर, होस्ट के अंदर भेजा, इंसर्ट किया। फिर सेल के अंदर जाने के बाद इसकी प्रोसेसिंग हुई, रिप्लिकेशन हुआ, सेल डिवीजन हुआ। फिर वहां से ये जो इंसुलिन हमने ट्रांसप्लांट किया था ई कोलाई सेल के अंदर, उसमें प्रोटीन इंसुलिन बनने लगी प्रो इंसुलिन के रूप में। फिर इसको हमने लैब में जो किया, हमने बायोरिएक्टर के माध्यम से, हमने लार्ज स्केल में इसको बनाया। लार्ज स्केल बनाने के बाद इसको, इस सेल को एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट के बाद इसको प्योरीफाई किया। प्योरीफाई के बाद इसकी टेस्टिंग हुई। टेस्टिंग के बाद इसकी पैकेजिंग होकर वो इंसुलिन बाहर आ गई। ये आर्टिफिशियल रूप से हम लोगों ने बनाया। अब डायबिटीज के मरीज को, जिसको डायबिटीज मेलिटस की बीमारी है, ये इंसुलिन हम यूज करेंगे। आया कहां से, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों ने आर्टिफिशियल रूप से बना लिया। ये हमारा यूज हो गया किसका, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का। तो ये हो गया हमारा कैसे जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन कैसे हम लोग बनाते हैं। दूसरा देखते हैं हम जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है, ठीक उसी तरह से जैसे हम लोगों ने इंसुलिन में पढ़ा कि जितने भी हमारे शरीर में जीन है डीएनए पे,
वो कोई न कोई प्रोटीन बना रहे हैं। अगर उनके अंदर म्यूटेशन हो गया तो वो प्रोटीन बनना बंद हो जाती है, तो कोई न कोई डिजीज हो जाती है। जो हेरिडिटरी डिजीज है, जैसे हीमोफीलिया है, प्लेटोनोक्यूरिया है, इस तरह की बीमारियां, या कलर ब्लाइंडनेस है, बीमारियां हेरिडिटरी है, जेनेटिक्स है, जीन की अलग से हुई है, इसका इलाज नहीं हो पाता है। आप एंटीबायोटिक्स या एंटीसेप्टिक दवाइयां लेंगे तो इसका कोई इलाज नहीं होता, इसका परमानेंट इलाज है। जब तक उस जीन्स को हम ट्रेस करके उस जीन्स को नहीं निकालेंगे या उस जीन्स की कमी को पूरा नहीं करेंगे, जीन्स ट्रांसप्लांट करके, तब तक ये बीमारी खत्म नहीं होती। ये जीन थेरेपी है कि जो हमारे डिफेक्टिव जीन्स हैं उनकी जगह हम इफेक्टिव जीन्स ट्रांसप्लांट करते हैं, जिससे उस जीन की जो कमी थी, जो सिंथेसिस वो जीन करता था, वो करना शुरू कर दे। और जब वो जीन्स काम करना शुरू कर देगा ट्रांसप्लांट के माध्यम से, तब हमारे शरीर में वो जो सिम्टम्स है, वो बीमारी है, खत्म हो जाएगी। होता कैसे है? जीन थेरेपी कैसे होती है? जीन थेरेपी की परिभाषा हमने बता दी आपको कि डिफेक्टिव जीन्स की जगह इफेक्टिव जीन्स ट्रांसप्लांट करना। ये दो स्तर पर होता है। एक सोमैटिक जीन थेरेपी होती है, दूसरा जर्म जीन थेरेपी होती है। सोमैटिक जीन थेरेपी बॉडी सेल में होती है, जो हमारी सोमैटिक बॉडी है, और जर्मल जीन थेरेपी जो है जर्म सेल या एम्ब्रियो में होती है। ये अभी रिस्ट्रिक्टेड है, इस पर काम नहीं होता जा रहा, क्योंकि इसके पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज हैं। केवल सोमैटिक जीन थेरेपी हम लोग करते हैं। अब सोमैटिक जीन थेरेपी देखेंगे, ये भी दो तरह से है, दो प्रकार की है। एक है एक्स विवो जीन थेरेपी, जिसमें सेल को हम बाहर निकालते हैं, बॉडी से बाहर इसका प्रोसेसिंग करते हैं और फिर बॉडी के अंदर इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। और दूसरा है इन विवो जीन थेरेपी, यह बॉडी के अंदर ही सेल को हम आइसोलेट नहीं करेंगे, सेल जहां है वहीं रहेगी, वहीं हम इसको उस जीन को ट्रांसप्लांट करेंगे। एक होता है सेल को बाहर निकाल के प्रोसेसिंग करेंगे, एक होता है बाहर नहीं निकालेंगे, सेल को आइसोलेट नहीं करेंगे, बॉडी के अंदर जहां पर सेल है वहीं पे हम उसको उस जीन को ट्रांसप्लांट करेंगे। ये दो मेथड हैं। अब इन दोनों को हम लोग उदाहरण से अलग अलग पढ़ेंगे कि एक्स विवो जीन थेरेपी और इन विवो जीन थेरेपी कैसे होती है। इसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, एक्स विवो जीन थेरेपी है। एक बीमारी है SCID, इसको क्या बोलेंगे? सीवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी डिजीज या सिंड्रोम। SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी डिजीज। इसमें क्या होता है? एक ADA जीन होता है, वो हमारे लिम्फोसाइट सेल में होता है। हमारे ब्लड के अंदर आप पढ़े होंगे या आगे पढ़ेंगे, लिम्फोसाइट सेल होती हैं, उसके अंदर एक जीन होता है, उसको ADA जीन कहते हैं, कहा जाता है। ये जो है वो प्रोटीन या एंजाइम सिंथेसाइज करेगा। उस एंजाइम का क्या नाम है? ADA प्रोटीन, एडिनोसिन डीएमिनेज इसको कहते हैं, एडिनोसिन डीएमिनेज। बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? ADA प्रोटीन। एक एंजाइम है। हमारी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट सेल है, उसमें जीन्स है, वो जीन्स एक ADA एंजाइम्स बनाता है। ADA जीन्स है, वो एंजाइम्स बनाएगा, उसको ADA प्रोटीन बोलेंगे। और उसका पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज। काम क्या है इसका? ये जो हमारी T सेल्स और B सेल हैं, इसको मैच्योर करता है। अगर ये हमारा प्रोटीन नहीं रहेगा, एंजाइम रहेगा, तो T सेल और B सेल जो बनती हैं, उसका मैच्योरेशन नहीं होगा। जब वो मैच्योरेशन नहीं होगा तो हमारी इम्यून सिस्टम बॉडी की डिस्टर्ब होगी, इम्यूनिटी खराब होगी, इम्यूनिटी नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में बीमारी हो जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? SCID। ये एक बीमारी है। किससे होती है? ADA जीन जब हमारा म्यूटेट हो जाएगा, लिम्फोसाइट में होता है, फिर ये बीमारी हो जाएगी। अब इसको जीन थेरेपी के माध्यम से कैसे करेंगे? पहले हमने बता दिया कि जीन थेरेपी क्या है। जो म्यूटेट जीन है उसको हम वहां से निकालेंगे, और जो मैच्योर जीन है, जो एक्टिव जीन है, हम उसको ट्रांसप्लांट करेंगे।
अब इसमें इस विवो में सेल के बाहर, बॉडी से बाहर हम इसको निकालेंगे लिम्फोसाइट को। देखिए ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छा सा हम लोगों ने इसमें बनाया है। ये हमारी बोन मैरो है, बोन मैरो से हमने सेल को निकाला, रिमूव बोन मैरो स्टेम सेल से, और उसके बाद हमने वहां से डिफेक्टिव सेल भी डिफेक्टिव जीन लिया, लिम्फोसाइट जो डिफेक्टिव हैं, जो पेशेंट है उसके बॉडी से डिफेक्टिव लिम्फोसाइट हमने ले लिया, और दूसरा लिम्फोसाइट लिया जो मैच्योर है। दोनों को हमने एक स्पॉट में रखा। फिर इसके बाद अब हमें वेक्टर्स की जरूरत है। इसमें रेट्रोवायरस लिया जाता है, रेट्रोवायरस। इसमें डीएनए की जगह आरएनए होता है। ये आरएनए डीएनए का काम करता है। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है। इसमें एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो आरएनए को डीएनए में बदलेगा। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। इसी वायरस को वेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो हेल्दी पर्सन का लिम्फोसाइट है वो हमारे इस रेट्रोवायरस में, दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये हेल्दी पर्सन का लिम्फोसाइट का जो एडीए जीन्स है वो रेट्रोवायरस में ट्रांसप्लांट हो जाएगा। फिर अब ये रेट्रोवायरस है, अब इसमें हमारा हेल्दी पर्सन के लिम्फोसाइट का एडीए जीन ट्रांसप्लांट हो गया। अब इस रेट्रोवायरस को, वेक्टर को हम लिम्फोसाइट जो पेशेंट है उसके लिम्फोसाइट से इसको मिक्स करेंगे तो ये ट्रांसप्लांट हो जाएगा उस पेशेंट वाले लिम्फोसाइट में। अब इस लिम्फोसाइट को जो अब मैच्योर हो गया है बॉडी में चढ़ाएंगे, धीरे 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 प्रोसेसिंग करेंगे और मॉनिटर करेंगे। तो अब जो है ये मैच्योर लिम्फोसाइट जीन वाला ट्रांसप्लांट होगा और धीरे धीरे जब जो पेशेंट के अंदर वो एडीए जीन्स एक्टिव हो जाएगा, ट्रांसप्लांट हो जाएगा और फिर वो लिम्फोसाइट्स एक्टिव हो जाएगी, एडीए प्रोटीन बनाने लगेगी। मतलब ये सारा का सारा प्रोसेस हमने बाहर किया। पहले क्या किया, रेट्रोवायरस लिया वेक्टर के रूप में। उसके बाद दूसरा काम किया, पेशेंट जिसकी लिम्फोसाइट एडीए जीन्स म्यूटेट है उस पेशेंट का हमने लिम्फोसाइट लिया। तीसरा काम क्या किया, हेल्दी पर्सन के लिम्फोसाइट को लिया जिसके अंदर एडीए जीन एक्टिव है। रेट्रोवायरस को पहले हेल्दी पर्सन की जीन लिम्फोसाइट से हमने मिक्स किया। अब लिम्फोसाइट के एडीए का जीन रेट्रोवायरस में ट्रांसप्लांट हुआ, एक काम हो गया। अब ये रेट्रोवायरस वेक्टर के रूप में हमारा हो गया। अब इस रेट्रोवायरस को जो पेशेंट है उसके लिम्फोसाइट से हमने मिक्स किया। तो अब ये रेट्रोवायरस का जो जीन्स है एडीए का एक्टिव वाला, मैच्योर वाला, अब उस पेशेंट के लिम्फोसाइट में ट्रांसफर होगा, धीरे धीरे कल्चर हो जाएगा। फिर अब उस पेशेंट के लिम्फोसाइट को पेशेंट में चढ़ाएंगे, स्पेशली बोन मैरो में करेंगे तो बोन मैरो की सेल्स बहुत तेज तीव्र से बढ़ती हैं। ये सारा प्रोसेस हमने सेल के बाहर किया, बॉडी के बाहर किया। वेक्टर के रूप में रेट्रोवायरस हुआ। हर रेट्रोवायरस कभी कभी कैंसर का भी कारण बनता है, इसको बड़ी सावधानी से किया जाता है। ये हो गया हमारा सेल के बाहर यानी एक्स विवो जीन थेरेपी। दूसरा होता है इन विवो जीन थेरेपी। अब इसको हम सेल के अंदर करेंगे, बॉडी के अंदर करेंगे, सेल को आइसोलेट नहीं करेंगे। एक प्रोसेस में हमने सेल को आइसोलेट किया, सारा प्रोसेसिंग कर दिया, फिर जो है ब्लड में हमने बॉडी में चढ़ाया उसको। लेकिन दूसरे में इन विवो में हम सेल को आइसोलेट नहीं करेंगे, सेल के अंदर ही, बॉडी के अंदर ही सब करेंगे। एक एग्जाम्पल है इसका CFTR, एक बीमारी होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर, CFTR, ये बच्चों में बीमारी होती है। इसमें एक CFTR जीन होता है जो 7th क्रोमोसोम पर पाया जाता है। और ये जो विवो वाला जीन्स है ये 10th क्रोमोसोम में पाया जाता है। 10th नंबर ऑफ क्रोमोसोम से कभी कभी पूछा जाता है। 10th नंबर के क्रोमोसोम्स में ये हमारा जो SCID है उसमें ये जीन है, और CFTR में ये 7th क्रोमोसोम के नंबर में जीन है। शरीर में 46 क्रोमोसोम्स है, किसी न किसी में ये डिफेक्टिव जीन रहेगा, म्यूटेट जीन रहेगा, उसको ट्रेस किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचान करके तब उसको निकाला जाता है। इसमें 7th में है।
इस 7th में है, जो क्या बनाता है, CFTR प्रोटीन। इस प्रोटीन का क्या काम है? इस प्रोटीन का क्या काम है, जितने हमारी बॉडी में सेक्रेटरी ग्लैंड्स हैं, चाहे वो लीवर में हो, चाहे वो पैंक्रियाज में हो, चाहे वो शीट ग्लैंड हो, चाहे वो लंग्स की हो, जो म्यूकस बनाती है, वहां की इपिथेलियल सेल में ये प्रोटीन बनती है। इसका काम क्या है? सोडियम और क्लोराइड आयन के फ्लो को रेगुलेट करती है। अब ये जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो ये सोडियम और क्लोराइड आयन का जो फ्लो है रुक जाएगा। ऐसी चीज में जो म्यूकस बना हुआ है वो स्टिकी और थिक हो जाएगा। जब स्टिकी और थिक हो जाएगा तो वहां के जो ग्लैंड है, ग्लैंड की डक्ट को, ग्लैंड्स को ये डिपॉजिट हो जाएगा और वो ब्लॉकेज हो जाएगा। जब ब्लॉकेज होगा, फॉर एग्जांपल लंग्स में जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो ये ब्रीदिंग नहीं होगी, गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। ये लंग्स की बीमारी है, बड़ी डेंजरस बीमारी होती है। ये प्रोटीन जो है वो म्यूकस को मेंटेन रखता है, म्यूकस बना रहता है। जब नहीं रहेगा तो सोडियम और क्लोराइड का आयन का जो फ्लो है रुक जाएगा, तो ये म्यूकस स्टिकी और थिकी हो जाएगा, जिससे ब्लॉकेज हो जाएंगे। ये CFTR की बीमारी है, इसको सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं। अब इसका भी कैसे इलाज होगा? जीन 7th क्रोमोसोम्स में जीन है, म्यूटेट हो गया, जिसके नाते ये प्रोटीन नहीं बन रही है, जिसके नाते सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गई। अब इसको हम इन विवो जीन थेरेपी करेंगे। इस जीन को, मेच्योर जीन को ट्रांसप्लांट करेंगे, इस क्रोमोसोम पे जाएगा, जिससे CFTR प्रोटीन बनना शुरू हो जाए। अब इसको क्या करेंगे हम? सेल के बॉडी के अंदर ही करना है, चूंकि इन विवो है। अब एक एग्जांपल देखिए, हेल्दी पर्सन के लंग से या जिस भी आर्गन में हो जहां पर सेक्रेटरी ग्लैंड है वहां पे भी होगा, जहां सेक्रीशन हो रहा है, म्यूकस हो रहा है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में भी कभी कभी म्यूकस बनता है, वहां भी हो जाती है। पैंक्रियाज में होगी, लीवर में होगी, सेक्रेटरी ग्लैंड्स में होगी, स्वीट ग्लैंड में होगी, कहीं भी ये हो सकती है CFTR। लेकिन स्पेशली अगर हम लंग्स को उठाएंगे तो लंग्स में हो रहा है। अब मेच्योर पर्सन जिसको ये बीमारी नहीं है, जहां पे ये जीन एक्टिव है, काम कर रहा है, उस पर्सन के सेल से इसको हम लेते हैं, बाहर निकालते हैं उस जीन्स को। और एक वेक्टर, इसमें रेट्रोवायरस भी हो सकता है। अब रेट्रोवायरस में फिर से इसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे, इस जीन को, जैसे उसमें हमने किया था। कभी कभी लिपोप्रोटीन के माध्यम से भी केमिकली बनाया जाता है, उसमें हम इसकी कोडिंग कर देते हैं इस जीन को। या कभी कभी रेट्रोवायरस भी ले लेते हैं, दोनों वेक्टर्स के रूप में यूज करते हैं इसको। अब इस जीन्स को, हेल्दी पर्सन के जीन को, इस रेट्रोवायरस में या लिपोप्रोटीन की जो छोटी छोटी वेसिकल्स मूत की बनी हुई है उसमें इसको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे, कोडिंग कर देंगे इसको। फिर इसके बाद इसको इनहेलर के माध्यम से सांस के अंदर से फेफड़े में डालेंगे, फिर जाकर के ट्रैकिया, लाइरिंग्स ट्रैकिया से होते हुए लंग्स पे जाएगा, वहां पे एपिथेलियम में डिपॉजिट होगा धीरे धीरे। अब जब डिपॉजिट होगा वहां की सेल्स के अंदर जाएगा, वहां की जीन से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, वहां की DNA से इनकॉर्पोरेट होगा। जब वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो वहां पे वो जीन्स एक्टिव हो जाएगा। ये हो गया हमारा विवो जीन थेरेपी। ये बॉडी के अंदर ही हम जीन्स को, डिफेक्टिव जीन्स की जगह इफेक्टिव जीन, मेच्योर जीन हम ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं। यानी कुल मिला के हुआ कि जो डिफेक्टिव जीन्स था, जिसके नाते वो डिजीज है, उसकी जगह हम मेच्योर जीन डालेंगे। ये जीन थेरेपी हो, अल्टर कर देंगे। जो डिफेक्टिव है, जो म्यूटेड जीन है, उसकी जगह हम हेल्दी जीन को ट्रांसप्लांट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जो हमने पढ़ा है, इस बायोटेक्नोलॉजी, उसी का हम यहां उपयोग कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी में, और पहला वाला हो गया हमारा SCID में। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, तीसरा है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी इसको हम अप्लाई करते हैं। दो चीजें हो गई मेडिसिन के क्षेत्र में, जीन थेरेपी और इंसुलिन। तीसरा है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, होती है जांच वगैरह में काम आता है, जैसे कन्वेंशनल मेथड सीरम यूरिन एनालिसिस। इसमें एक होता है DNA टेक्नोलॉजी का जो उपयोग करते हैं, दूसरा एक एलिसा होती है जांच, दूसरा होता PCR। एक जांच होती है एलिसा, सुने होंगे आप लोग, देखे होंगे।
एलिजा में क्या होता है? एलिजा में जो देखिए ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हो रही है। अब हम इसकी जांच कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर रहे हैं। अब एलिसा ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोवरेन एसे ASSAY, इसका बड़ा थोड़ा नाम जो है टफ है इसका। ELISA एलिजा या एलिसा बोलते हैं, एक मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोवरेट एसे, इसमें क्या होता है? हमारी बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडी है, दोनों में रिएक्शन होता है। एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन की जांच है। एंटीजन मतलब फॉरेन प्रोटीन, फॉरेन वायरस, बैक्टीरिया जो भी हमारे शरीर में इन्वेड करेगा, अंदर जाएगा, उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। तो दोनों में रिएक्शन होता है, एंटी और एंटीबॉडी में रिएक्शन होगा। इसी रिएक्शंस की जांच है। इसमें एंटीजन का लेवल क्या है, उसके हार्मोन का लेवल क्या है, कौन से वायरस बैक्टीरिया उससे इफेक्ट कर रहे हैं। एंटीजन की जांच होगी तो एंटीजन लगाएंगे, एंटीबॉडी की जांच होगी तो एंटीबॉडी, दोनों के लेवल को हम इसमें जांच करके ये पता लगाते हैं कि इसका हार्मोन, बैक्टीरिया या वायरस या जो फंगस बाहर से आया है उसका लेवल क्या है। एड्स वगैरह की जांच, एड्स की जांच इसी माध्यम से की जाती है। ये हो गया हमारा कौन सा? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। एलिसा एक जांच है, इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी यही जानिए कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की जांच करता है, स्पेशली वायरस या इसकी जांच की जाती है इसमें। दूसरा PCR है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, इसको हम लोगों ने बड़ा डिटेल से पढ़ा है। इसमें DNA RNA की इसमें उपस्थित जो बेस पेयर होते हैं, उसके सीक्वेंस की जांच होती है। देखिए एलिसा में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी की जांच हो रही है, उसके रिएक्शन की। लेकिन PCR में DNA RNA न्यूक्लियस की जांच हो रही है, उसके बेस पेयर की। किस पेयर पर कौन सा डिफेक्टिव है, इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, पॉलीमराइज चेन। इसमें दो काम इसके होते हैं, जो DNA प्रॉप के माध्यम से हम डिफेक्टिव जीन्स को कैच करेंगे, पकड़ेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, ट्रैक करेंगे, फिर उसको चेंज करते हैं। और दूसरा काम इसका है, ये एम्प्लीफिकेशन का भी काम करता है, कॉपी भी बनाता है। अगर किसी DNA के एक पार्ट्स को, एक पीस को, एक फ्रेगमेंट को हमें कॉपी करना होगा तो वो भी इस माध्यम से करते हैं, और साथ ही साथ उसके सीक्वेंस को भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि किस सीक्वेंस, इसमें DNA का जो बेस पेयर का सीक्वेंस क्या है। ये वायरस वगैरह की जांच इसमें भी होता है। कोरोना जो बीमारी अभी गई थी उसकी जांच PCR माध्यम से ही हो रही थी। तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डायग्नोसिस के दो एग्जाम्पल हैं, एलिसा और PCR रिएक्शन, चेन रिएक्शन। इसके यूजेस है सब हैं। HIV सस्पेक्टेड पेशेंट, इससे निकाले जाते हैं HIV के सस्पेक्टेड पेशेंट। डिटेक्ट जीन म्यूटेशन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, सिंगल स्टैंडर्ड DNA और RNA ट्रैक्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रॉप्स। मैंने बताया ना कि जो मॉलिक्यूल प्रॉप्स होते हैं उसके माध्यम से डिफेक्टिव DNA के सीक्वेंस को हम लोग अलग कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जांच है PCR। इसका उपयोग हम लोगों ने DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी देखा है और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में भी देखा है, और ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी काम आ रहा है, HIV को डिटेक्ट करने के लिए। और देखेंगे आप अदर DNA बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए ये होते हैं दोनों हमारे। ये हो गया एलिसा, और ये कभी कभी इससे भी पूछा जाता है, एलिसा की जांच, और इसमें जो है वो PCR की जांच। तो कुल मिलाकर के ये हो गया हमारा एप्लीकेशन। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का ये एप्लीकेशन है मेडिसिन के क्षेत्र में। नंबर 1, इंसुलिन कैसे शरीर में बनती है। अगर इंसुलिन का जीन म्यूटेट हो गया, नहीं बन पा रही, तो आर्टिफिशियल हम कैसे बनाएंगे और कैसे सोसाइटी में इसका हम उपयोग करेंगे। दूसरा हमने जीन थेरेपी बताया, इंसुलिन और जीन थेरेपी। उसके बाद मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में एलिसा और PCR।
ये दो तरह से हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मेडिकल के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में काम करता है। और इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें से भी दो चार क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब मेरा यही अंदाजा है, और ये आई होप कि आप समझ गए होंगे और इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।